हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक विचारक से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से किसने निबंध लिखा है कि पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीन जैक्स रूसो। रूसो के अनुसार प्रकृति में सर्वत्र असमानता व्याप्त है और इस असमानता को नष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु मनुष्य कानूनी दृष्टिकोण से समान बनाए जा सकते हैं। रूसो द्वारा असमानता के संदर्भ में डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 की रचना की गई। अपने निबंध में वह लिखता है कि असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है, अर्थात रूसो के अनुसार असमानता प्राकृतिक है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तथा जहां राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना और बढ़ावा देना है। कारण है, इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करना सरकार का काम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्लेटो प्राकृतिक गुणों के आधार पर कर्मों का समर्थन करता है और राज्य के ऐसे कर्तव्यों को बनाए रखने का परामर्श देता है, लेकिन प्लेटो राज्य के किसी भी वर्ग के शोषण को बर्दाश्त नहीं करता। इसके लिए वह रिपब्लिक की रचना करता है। कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु वे एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रकृति की व्यवस्था में होने वाली असुविधाओं में से एक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह लगातार युद्ध की स्थिति में है। लॉक का प्राकृतिक मानव शांति प्रिय, आत्मनिर्भर एवं सुखी था, परंतु किसी नियम को किस रूप में लागू किया जाए और उसकी किस प्रकार व्याख्या की जाए, इस प्रकार की किसी श्रेष्ठ संस्था का अभाव था। इसके विपरीत हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था परस्पर संघर्ष एवं युद्ध की अवस्था थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांतों का प्रस्तावक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लियो स्ट्रास। कैटलिन स्टर्नडहल आदि विद्वान राजनीतिक व्यवहारवाद के प्रस्तावक हैं। इन विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान को शुद्ध प्राकृतिक विज्ञान के समतुल्य बनाने का प्रयास किया। लियो स्ट्रास का इसमें कोई खास योगदान नहीं है। लियो स्ट्रास राजनीति को विज्ञान की जगह दर्शन का अंग मानते हैं।
अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, अपनी पुस्तक सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक में एंगेल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है जो मानता है कि मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाला अंतिम कारण समाज का आर्थिक विकास है। कारण है, मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को उत्पादन और विनिमय के तरीकों में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में समझाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र होने को दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइजिया बर्लिन ने। आइजिया बर्लिन ने अपनी प्रसिद्ध रचना टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत यह तर्क दिया कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना। बर्लिन का मानना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का आशय ऐसी स्थिति से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार किसी भी कार्य को करने हेतु स्वतंत्र हो और कोई बाह्य हस्तक्षेप न हो। सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय ऐसी स्थिति से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने ऊपर स्वनियंत्रण होना चाहिए और इस संबंध में भी कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बर्लिन ने स्वतंत्रता के दोनों स्वरूपों को व्यक्ति का अपना निजी मामला बताते हुए स्वतंत्रता को दूसरों के द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का विकास करने के लिए संविदा सिद्धांत का सहारा लिया। रॉल्स के वितरणात्मक न्याय का संबंध प्रक्रियात्मक न्याय से है। वह अपने सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहता है। रॉल्स ने प्रक्रियात्मक तथा वितरणात्मक न्याय के द्वारा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में किया है। अगला प्रश्न है, चीन के बारे में किसने एक बार कहा था, यह एक सोता हुआ दैत्य है, इसे सोने दो, क्योंकि अगर यह जाग गया तो यह दुनिया को हिला देगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन ने। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में एक चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। अगला प्रश्न है, किसने तर्क दिया कि संप्रभुता एक सामाजिक अनुबंध का निर्माण है और संप्रभु वह व्यक्ति या सभा है जो सामान्य उद्देश्य के लिए वसीयत के लिए अधिकृत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थॉमस हॉब्स। हॉब्स का प्राकृतिक मानव आपस में एक समझौता करके अपने शासन करने की सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति या सभा को समर्पित कर देता है। वह संप्रभु व्यक्ति या समूह जनता के सामान्य हितों की देखभाल करती है। अगला प्रश्न है, डैश ने कहा है मील होलो लिबर्टी का दूत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बार्कर। बार्कर ने कहा है कि मील होलो लिबर्टी का दूत है। ऑन लिबर्टी मील की ही रचना है। मील स्वतंत्रता पर बहुत अधिक जोर देता है, जिस कारण से बार्कर ने मील को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में डैश में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेगिरा में। प्लेटो का शिष्य सिकंदर महान का गुरु, राजनीतिक जीवन और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान के स्टेगिरा नामक नगर में ईसा पूर्व 384 में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने सरकार के अपने ग्रंथों में कहा है कि लोगों का मुख्य लक्ष्य प्रजातांत्रिक राज्य में एकजुट होना है और राज्य का मुख्य अंत
लोगों की संपत्ति की सुरक्षा और राज्य की शक्तियों को सीमित करने के बारे में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉक। लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में कहा है कि लोगों का मुख्य लक्ष्य प्रजातांत्रिक राज्य में एकजुट होना है और राज्य का मुख्य अंत लोगों की संपत्ति की सुरक्षा और राज्य की शक्तियों को सीमित करने के बारे में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दार्शनिक को माल्मसबरी के राक्षस के रूप में जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थॉमस हॉब्स। नास्तिकता, ईश्वर व धर्म निंदा तथा श्रद्धाहीनता के कारण काउले हॉब्स को माल्मसबरी का दैत्य कहता है। नास्तिकतावादी हॉब्स माल्मसबरी का शैतान है। काउले ने हॉब्स की रचना लेवियाथन को 1683 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जलाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के निरंकुश सिद्धांत की व्याख्या की और कानून के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत की उत्पत्ति की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने संप्रभुता को निरपेक्ष, सर्वोपरि, अदेय व अविभाज्य माना है। हॉब्स की संप्रभुता निरंकुश संप्रभुता है। वह कहता है कि संप्रभुताधारी ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र हैं और वह उनसे ऊपर है। हॉब्स के संप्रभु की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, स्टेट शब्द एक शब्द स्टेटों के रूप में निम्नलिखित में से किसके लेखन में 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेकियावेली। स्टेट शब्द एक शब्द स्टेटों के रूप में सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में मेकियावेली ने इसका प्रयोग किया है। मेकियावेली ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में राज्य की परिभाषा एक ऐसी सत्ता के रूप में दी जो मनुष्यों के ऊपर शक्ति का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैरोल्ड लॉस्की। हैरोल्ड जोसेफ लॉस्की का संबंध प्राकृतिक अधिकारों से नहीं है। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति को प्रकृति में एक समान एकमात्र आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है। लॉक के अनुसार 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का। रूसो के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। अपने साहित्य रचना टू कॉन्सेप्ट्स ऑन लिबर्टी में बर्लिन ने स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक व सकारात्मक धारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक धारणा को इस प्रश्न का जवाब देकर अथवा व्यक्तियों के समूह को बिना दूसरों के हस्तक्षेप के काम करने की छूट दे दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन रॉल्स। रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के विषय पर उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिस निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम दिया। रॉल्स के अनुसार न्याय उसी प्रकार सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है जिस प्रकार सत्य सभी न्याय व्यवस्थाओं का गुण है। रॉल्स कहते हैं, बेशक समाज में न्याय के अलावा और भी गुण हो सकते हैं जिनकी समाज में प्रधानता हो, परंतु न्याय इन सब में सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साइलेंट स्प्रिंग्स पुस्तक लिखी है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग्स 1962 में प्रकाशित रासेल कार्सन की रचना है। यह आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के विकास में एक मील का पत्थर थी। कार्सन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कठोरता ने पर्याप्त गहराई और विश्वसनीयता का काम तैयार किया, जिसने वैज्ञानिक समुदाय और व्यापक जनता के बीच प्राकृतिक दुनिया पर कीटनाशकों के प्रभाव के बारे में व्यापक बहस छेड़ दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक को व्यापक रूप से 17वीं शताब्दी का पहला उदारवादी विचारक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन लॉक को। जॉन लॉक को 17वीं शताब्दी का पहला उदारवादी विचारक माना जाता है। जॉन लॉक उदारवाद के समर्थकों में निस्संदेह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जा सकता है क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता को नागरिकों और कानून द्वारा अनियंत्रित विषयों पर सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोडीन। जीन बोडीन संप्रभुता को नागरिकों और कानून द्वारा अनियंत्रित विषयों पर सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कानूनी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया जिसे अद्वैतवादी दृष्टिकोण या संप्रभुता का पारंपरिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता का कानूनी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया जिसे अद्वैतवादी दृष्टिकोण या संप्रभुता का पारंपरिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेशेंस ऑफ द सोल। पेशेंस ऑफ द सोल पुस्तक रेने देकार्ते की रचना है। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार संप्रभु डैश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनता की इच्छा। रूसो के अनुसार संप्रभु जनता की इच्छा है। रूसो ने राज्य और सरकार के बीच स्पष्ट भिन्नता की। उनके अनुसार सरकार ऐसे राज्य की मात्र एक एजेंट है जिसके प्राधिकार सीमित हैं। वस्तुतः जनता ही सरकार चलाने की शक्ति प्रदान करती है और यह शक्ति उसकी इच्छा से वापस ली जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन नहीं कहा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जे.एस. मील। जे.एस. मील की महत्वपूर्ण पुस्तक ऑन लिबर्टी 1859 है। इस पुस्तक में मील ने स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत की है। जे.एस. मील की अन्य पुस्तकें हैं द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकार वह स्वतंत्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वयं की प्रकृति के संरक्षण के लिए अपनी स्वयं की शक्ति का प्रयोग करने के लिए है, अर्थात अपने स्वयं के जीवन का और फलस्वरूप कुछ भी करने के लिए अपने निर्णय और तर्क में वह उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन होने का कल्पना करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत जिस प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया है वह पूर्ण रूप से अराजक और पूर्व सामाजिक और राजनीतिक थी। हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मानव के कुछ प्राकृतिक अधिकार थे, इसीलिए हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों का वर्णन किया था। हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक कानूनों का पालन करके मनुष्य इस अराजकपूर्ण स्थिति में भी अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता है। हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों को शांति की धाराओं की संज्ञा दी।
इसने 19 प्राकृतिक कानूनों का उल्लेख किया है और इसमें से 3 को प्रमुख कानून बताया है। वे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापना का प्रयास करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने हेतु तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से अपने समस्त अधिकारों का परित्याग करने हेतु तैयार रहना चाहिए, बशर्ते अन्य सारे लोग ऐसा करने के लिए तैयार हों। व्यक्ति को स्वयं के समझौते का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना हेतु इसने 2 साधनों पर जोर दिया है। प्लेटो ने अभिभावक गण को सांसारिक आकर्षण से मुक्त रखने तथा आदर्श राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने हेतु साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्लेटो इससे पूर्ण रूप से भिज्ञ था कि यदि अभिभावक वर्ग को संपत्ति अर्जन का अधिकार होगा तो वह स्वार्थी हो जाएगा और आदर्श राज्य का पतन हो जाएगा। संपत्ति के साम्यवाद का ही तार्किक परिणाम था कि परिवार का साम्यवाद, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण तथा उनके कुशल क्षेम का दायित्व नहीं निभा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीज़ें प्रदान करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो ने अपने शिक्षा संबंधी विचार का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में किया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के संबंध में 2 प्रमुख साधनों का इस्तेमाल किया है, शिक्षा और साम्यवाद। प्लेटो का शिक्षा संबंधी कार्यक्रम अत्यधिक विस्तृत है। प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से ऐसे नैतिक और निष्ठावान नागरिक तैयार करना चाहता है जिससे वे सभी लोग आत्म प्रेरणा से अपने निर्धारित कर्तव्य में रत हो जाएं। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का एक संतुलित विकास किया जा सकता है। अतः प्लेटो ने अपनी शिक्षा में शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉमस हॉब्स द्वारा दिए गए प्रकृति के नियमों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जितना हो सके निजी धन का अधिग्रहण करना। थॉमस हॉब्स को राजनीति का गैलीलियो के नाम से जाना जाता है। हॉब्स ने अपने समझौता सिद्धांत के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था को अराजक तथा हिंसक बताया है। इसके बावजूद हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव के प्राकृतिक अधिकार थे। इसीलिए हॉब्स ने 19 प्राकृतिक कानूनों का उल्लेख किया। हॉब्स इन्हें शांति की धाराओं की संज्ञा देता है। हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति इन प्राकृतिक कानूनों का पालन करके इस अराजक अवस्था में भी अच्छा जीवन जी सकता है। हॉब्स के प्राकृतिक कानूनों का भाव है कि दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा उनसे अपने लिए चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।